सबसे पहले मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाला, उसका कब्जा वापस लेने की कोशिश करने पर मुझे मारने पीटने वाला, अगर मेरी जमीन पर एक दरख्त लगाए तो मैं उसके साए की तारीफ करूं। जमीन मेरी, जमीन का टुकड़ा मेरा और कब्जा करने वाला उस पर दरख्त लगाए, चाहे वो फलदार दरख्त हो, चाहे वो छांव वाला दरख्त हो, तो मैं उसकी तारीफ करूं। वहां टेंट लगाकर शादी रचाई जाए तो मैं मुबारकबाद देने पहुंच जाऊं। सबसे पहले मुझे मेरी जमीन का कब्जा वापस चाहिए। इन मुज़ाकरात को और इन जो है ना वो आनियों जानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नाजायज इक़्तिदार को हलाली साबित करने के लिए और कानूनी साबित करने के लिए। मेरे समेत हो सकता है कोई भी ऐसा ज़ी शऊर न हो जो जंग की हिमायत करे, जो इसकी हिमायत करे कि ईरान पर बम बरसते रहें या ईरानी शहीद होते रहें। हम हर हाल में अमन के साथ खड़े हैं। इमरान खान हमेशा अमन की बात करते रहे और करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते रहे और करते हैं, लेकिन उसको जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में हमारी सुर्खियां लग रही हैं, दुनिया हमें तस्लीम कर रही है, हमने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं पाकिस्तानियों पर उससे सरफ नजर कर रही है, हमने जो 80% लोगों का मैंडेट लूटा उससे दुनिया की तवज्जो हट गई है। तो हम सबसे पहले अपनी जमीन का कब्जा चाहते हैं। सबसे पहले हमें जमीन वापस की जाए, उस पर दरख्त हम खुद लगाएंगे, उस पर तंबू और कनातें हम खुद लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 10 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। मैं सुबह आपको जुमे की मुबारक दे चुका था, आप लोगों ने जुमा अदा कर लिया होगा। जितनी आपने अर्जियां डाली, जितने आपने खत लिखे, जितने आपने अल्लाह पाक को आई लव यू बोला, अल्लाह पाक वो सारे का सारा कबूल करे और आपकी दिली मुरादें कबूल फरमाए, आपकी जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है। पाकिस्तान में एक किस्म का लॉकडाउन है, बिल्कुल सड़कें सुनसान हैं और सब्जी की दुकानों तक को बंद कर दिया गया है। हालांकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। एक वीलॉग है, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बेलाग तबसरा मिलेगा, खबरें मिलेंगी, किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, तमाम चीजें खोल के आपके सामने रखी जाएंगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीलॉग को पूरा मुलाजा किया करें, कोई जो है ना वो चीज स्किप ना किया करें। ये हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप कर सकते हैं, आपके हाथ इजाजत देते हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। आप जानते हैं कि इजराइल के वजीर आजम हैं, उन्होंने अपनी काबीना को कहा है कि वो लबनान को एंगेज करे, लबनान के साथ बातचीत करे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर बाद में पैंतरा बदला और उसने कहा कि हम 5 दिनों में लबनान पर जो है वो कब्जा कर लेंगे, हम गजा की तरह जो लबनान है उसको प्लॉट बना देंगे और उस पर जो है वो कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा इतवार वाले दिन, यानी ये एक वजह ये भी है, आप डॉट कनेक्टिंग करें कि उस पर बहुत संगीन जराइम है, उस पर रिश्वत लेने के जो है ना इल्जाम है, उस पर तोहफे लेने के इल्जाम है, मीडिया को पैसे देने के इल्जाम है। और यह आपको बताते चलूं कि जो इजरायली अदालती निजाम है वो दुनिया के 35वें नंबर पे है। पाकिस्तान का जो निजाम है वो दुनिया के 139वें नंबर पे है। अब आप यहां से अंदाजा कर लें तो हो सकता है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को नाअहल भी कर दें। तो हमेशा ये शख्स जंगों के पीछे छुपने की कोशिश करता है और उस वक्त पर जंग छेड़ता है जब इसको जरूरत होती है।
एक तो नवंबर में फलस्तीन में इलेक्शन है, ये ज़हन में रखना है। दूसरा, इतवार को उसके खिलाफ हेयरिंग है, लिहाजा ये रंग बिरंगियां जो बोंगियां है वो मार रहा है। उसके बाद एक इंकशाफ सामने आया है, ये इंकशाफ किया है जॉन कैरी ने। जॉन कैरी वजीर खारजा रहे हैं अमेरिका के, जॉन कैरी सदारती उम्मीदवार रहे हैं और ये जो खारजा अमूर की कमेटी होती है उसके सरबराह रहे हैं। बहुत अरसे तक अमरीकी स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, सदारती इलेक्शन भी लड़ा है। ये कहते हैं कि सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू वो आया था ओबामा के पास और ओबामा को बड़े इसने सब्ज बाग दिखाए कि ईरान को खत्म किया जाए। ओबामा ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उसके बाद ये शख्स आता है जो बाइडेन के पास, जो बाइडेन को सब्ज बाग दिखाता है कि ईरान को फतह कर लिया जाए, वहां पे तेल है, उनके पास यूरेनियम है, लेकिन जो बाइडेन जो है वो भी ये फैसला नहीं कर पाते और ये ख्वाहिश नहीं मानते। उसके बाद दौर आता है डोनाल्ड जे ट्रंप का और यहां पे जॉन कैरी कहते हैं कि जो दो पहले सदर थे वो एप्स्टीन ज़्यादा नहीं थे, उनकी वीडियोज नहीं थी, एप्स्टीन जजीरे पर उनका लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन ये शख्स ये 32,000 दफा जेफरी एप्स्टीन ने इसका जिक्र किया कि इसने किस तरह गोश्त खाए और मजे उड़ाए और वहां पर इसने क्या कुछ किया। और फिर जब सुनहरी ख्वाब दिखाए, सब्ज बाग दिखाए बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो इस शख्स ने उसकी बात मान ली और ईरान पर हमला कर दिया। ये कहना था जो है ना वो जॉन कैरी का, साबिक जो है वो वजीरे खारजा का। उसके बाद बयान सामने आया है सैयद मुज्तबा खामेनाई का। वो कहते हैं कि अपने वालिद का और दीगर शोहदा का बदला लिया जाएगा और ईरानी लोग वो अभी तक सड़कों पर मौजूद रहें। मसूद पजेश्कियान ने कहा जो सदर हैं कि हमारे हाथ ट्रिगर्स पर हैं, क्योंकि वो अमेरिका को और इजराइल को शैतान से तशबीह दे रहे हैं कि ये नाकाबिल एतबार हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो अगली खबर है वो नोम चोमुस्की, ये बहुत बड़े जो है ना वो थिंकर हैं, बहुत बड़े ये राइटर हैं अमेरिका में। ये कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। ये जो इजराइल है ना, ये अमेरिका की आर्मी की एक्सटेंशन है और इजराइल अमेरिका की एक फौजी छावनी है। यानी अभी तक मुसलमान इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि जो इजराइल है वो अमेरिका है और अमेरिका इजराइल है। अगर अमेरिका पीछे से हट जाए तो आपका क्या ख्याल है कि ईरान क्या हशर करेगा इजराइल का? आपका क्या ख्याल है कि दूसरे इस्लामी ममालिक जो है ना वो इजराइल का क्या हल करेंगे? लेकिन नोम चोमुस्की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इजराइल का मतलब है अमेरिका और अमेरिका का मतलब है इजराइल। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो मुकदमात हैं, जिस तरह मैंने बताया, इनकी जो डेट है या जो दिन लगा है वो इतवार का लगा है जो है ना वो बेंजामिन नेतन्याहू का। इस सारे अमल के दौरान एक खबर से दुनिया की तवज्जो उधर नहीं गई इतनी ज्यादा, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि जिसको अहमियत नहीं मिली बैन अल-अक़वामी मीडिया में। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि ताइवान की ताइवान की एक लीडर वो पहुंचती हैं जो है ना वो चीन में और उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल होता है। जरा डॉट कनेक्टिंग करें। उसकी मुलाकात होती है, खातून रहनुमा है शी जिनपिंग के साथ। क्योंकि अब मैंने आपको पहले कहा था कि जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। अमेरिका का जो जूस था, अमेरिका का जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, वो ईरानियों ने खाक में मिला दिया। और जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, मसलन जापान, जिसको मसला हो सकता है ताइवान से, वो भी दबक के बैठ गया, उसने भी अमेरिका के साथ नहीं दिया। चीन ने इधर बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला। चीनी हमेशा जो कार्ड्स हैं वो अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं। इस मौके पे ताइवान की लीडर का बीजिंग में आना, शी जिनपिंग और क़यादत के साथ मुलाकात करना, आप आइंदा चंद आने वाले महीनों में या हफ्तों में देखेंगे कि हो सकता है ताइवान बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी जंगो जदल के वो चीन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि पहले अमेरिका बहुत बड़ी रुकावट था, अब जो अमेरिका का कंडा था, जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी थी, वो तो जापान ने तोड़ दी।
اب جو ہے وہ امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آبنائے ہرمز پہ سیکیورٹی پروٹوکول ایران کا ہوگا، یعنی مختلف تجاویز ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ $2 ملین جو ہے وہ فی شپ، فی جو کنٹینر ہے یا جہاز ہے اس کا $2 ملین لیا جائے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ $1 ایک بیرل کا، جتنے بیرل ایک جہاز پہ ہوں گے اتنے ڈالرز بیرل۔ یہ اب پہلے والا آبنائے ہرمز نہیں رہے گا۔ ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ عمان، یہ جو ہے نا وہ اس کا عمان کی اور جو ہے نا اس کی ایران کی یہ ملکیت ہے، لہذا اس کا پہلے والا جو ہے وہ سٹیٹس نہیں رہے گا۔ اس کا نیا سیکیورٹی پروٹوکول ہوگا اور وہاں سے اگلے جو ہے وہ پیسے دیں گے جو ہے نا وہ چنگی کے۔ اس کے بعد اگر جو ہے وہ ایران نے جس بنا پر امریکہ کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اسرائیل کے ساتھ لڑا ہے، یہ گزشتہ 300 سال کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل سے تمام عربوں نے اکٹھے ہو کر تقریباً 3 یا 4 جنگیں لڑی ہیں اور عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ جب بھی جنگ لڑی ہے تو کچھ نہ کچھ علاقہ اسرائیل نے ان سے چھین لیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے 300 سال میں کہ امریکہ خاص کر اور چین کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یہ کہنا ہے شبر زیدی کا، اور شبر زیدی کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو میں یہ والا مسلمان ہوں، یہ والا مسلمان ہوں میں جو ایران میں ہے۔ کیونکہ شبر زیدی آگے چل کے کہتے ہیں کہ 3 لاکھ کا لشکر تھا کربلا میں اور 72 کا لشکر تھا بنی ہاشم کا، تو میں ان 72 لوگوں میں شامل ہونا چاہوں گا بجائے اس 3 لاکھ کی آرمی میں شامل ہونے کے۔ تو مجھے یہ جواب جو ہے وہ شبر زیدی کا بڑا پسند آیا ہے کہ اگر جو ہے وہ یہی جو ہے اسلام ہے جس کی بنا پر ایران نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہی اسلام قبول کروں گا۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدیق جان نے انکشاف کیا ہے کہ جو ہے وہ فائنل جو کال ہے یا احتجاج ہے اس کا اختیار جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اس سے سہیل آفریدی سے، اور یہ اختیار دے دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے نا وہ اب احتجاج کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایران نے کیا کیا امریکہ کے ساتھ یا جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ۔ کل جو فضل الرحمان کے جو بھائی ہیں سینیٹر عطاء الرحمان، وہ پی ٹی آئی والوں کو غیرت دلاتے ہوئے سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ اگر عمران کی رہائی کا ٹھیکہ ہمیں دے دیا جائے اور اگر دوسرے دن عمران خان جیل سے باہر نہ ہو تو ہمیں چوڑیاں پہنا دیں۔ یہ کہنا تھا سینیٹر عطاء الرحمان کا۔ یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کافی ہے، ورنہ ویسے بھی ان پہ کوئی ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ گرین کلر کی یا سرخ کلر کی چوڑیاں پہن لیں، بیرسٹر گور کے ہاتھ میں بہت اچھی لگیں گی، سلمان اکرم راجہ کی کلائیوں میں بڑی جچیں گی، یہ لوگ چوڑیاں پہن لیں۔ اب پاکستان میں جو طاقت کا توازن ہے 78 سال سے، یعنی میں نے آپ کو ہمیشہ ماضی کی لازمی مثال دی ہے کہ یہ جو تماشا ہے، یہ جو ہماری زمین پہ قبضہ ہے اس کو واگزار کرانا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ کون اسرائیل کا اثاثہ ہے، اسرائیلی لابی کون ہے۔ ان جرنیلوں نے عمران خان کے پیچھے کتے لگائے، ان جرنیلوں نے عمران خان کے پیچھے مولوی لگائے، ان جرنیلوں نے عمران خان کے پیچھے میڈیا لگایا کہ یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ ہے، یہ یہودیوں کا داماد ہے، اور اصل میں انہوں نے جو وارداتیں ڈالی اس کی بات میں آگے چل کے کروں گا، لیکن آپ کے سامنے ایک قصہ پیش خدمت ہے کہ یہاں کس کی حکومت ہے۔ 1988 میں وزیر اعظم محمد خان جونیجو چین کے دورے سے واپس آئے، نواز شریف بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایئرپورٹ پر ہی نواز شریف کے بارے میں ہدایات دی گئیں اور انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں واقع
ओल्ड प्रेसिडेंट हाउस हुआ करता था। चुनाचे नवाज शरीफ वहां चले गए। पहले दिन से लैला, अर्दली, चपड़ासी, ये कभी भी इनकलाबी नहीं था, ऑर्डर सुन के पहुंच गया। उधर जुनेजो साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सईद मेहदी, ये ब्यूरोक्रेट हैं, सईद मेहदी भी उसके साथ मौजूद थे। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और चूंकि उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो लैंडलाइन पर सईद मेहदी साहब को इतला दी गई कि सदर आपसे बात करना चाहते हैं। ये सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। सईद मेहदी साहब ने फोन उठाया तो ज़ियाउल हक ने पूछा, मेहदी साहब आप कहां थे? उन्होंने जवाब दिया, मैं वजीर आजम के साथ था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। इस पर ज़ियाउल हक ने कहा, अच्छा अब वजीर आजम कहां हैं? मेहदी साहब ने कहा, वो वजीर आजम हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। इस पर ज़ियाउल हक ने कहा, आप फौरन भागो, उनके पीछे जाओ, उनकी गाड़ी रोको और मेरा पैगाम दो। मेहदी साहब ने अर्ज किया, सर मैं वजीर आजम का काफिला कैसे रोक सकता हूं? एक ब्यूरोक्रेट, लेकिन ऑर्डर कहां से आ रहा है? वो ब्यूरोक्रेट कह रहा है मैं वजीर आजम का काफिला रोक सकता हूं। इस पर ज़ियाउल हक ने हंसते हुए कहा, फिर आप कैसे कमिश्नर हैं जो एक वजीर आजम की गाड़ी नहीं रोक सकते? कमिश्नर, गाड़ी किसकी? वजीर आजम की। खुद जो है ना वो इंतखाब किया। ठीक है जी, एक वजीर आजम की गाड़ी नहीं रोक सकते। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, पैगाम यह है कि मैं उनकी हुकूमत खत्म कर रहा हूं और असेंबलियां भी तोड़ रहा हूं। टीवी पर खबर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता था। अभी वजीर आजम चीन से आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आगे सुने। सईद मेहदी साहब कहते हैं कि वो फौरन गाड़ी लेकर वजीर आजम के पीछे रवाना हुए, लेकिन जब तक वो पहुंचे जुनेजो साहब वजीर आजम हाउस में दाखिल हो चुके थे। जुनेजो साहब ने उन्हें देखकर कहा, अरे मेहदी साहब आपने क्यों तकलीफ की, आप यहां कैसे आ गए? उन्होंने सदर मुमलिकत का पैगाम पहुंचाया। उसी दौरान जुनेजो साहब का एडीसी भागता हुआ आया और कहा, सर जनरल जिया ने हुकूमत बर्खास्त कर दी है, तोड़ दी है। यह सुनकर जुनेजो साहब ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा शायद उन्हें इसमें मुल्क की बेहतरी नजर आई होगी। पाकिस्तान का सबसे शरीफ सियासतदान जिया को दफनाते हुए मट्टी का पहला बेलचा इस शख्स ने डाला था फैसल मस्जिद में, मोहम्मद खान जुनेजो ने। और क्या कहा कि शायद इसमें बेहतरी नजर आई होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी वो सिर्फ जर्नैलों को नजर आती है, सियासतदानों को नजर नहीं आती। इस मुल्क के जो चाचे मामे हैं वो जर्नैल हैं। ये मुल्क उनको जो है वो स्टाम्प पर लिख कर दिया गया है, हालांकि उनका कोई काम नहीं है। उनका काम तो डिफेंस है। कौम के किसी बंदे से पूछ लें कि आपने फौज क्यों रखी हुई है इतनी बड़ी, आप उन्हें टैक्स क्यों देते हैं, वो इतनी ज्यादा मुराद और तनख्वाहें क्यों लेते हैं दिफा के लिए, और यहां ये इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज दिया जाए, इसहाक डार को नोबेल प्राइज दिया जाए, और जो है ना वो शहबाज शरीफ को नोबेल प्राइज दिया जाए, जो सलूट मार रहे थे एप्स्टीन ज़दा को, जो सलूट मार रहे थे ईरान पर बमबारी करने वाले को। यानी इस जंग से पहले जो 12 दिन पहले जंग हुई उसमें भी अमेरिका इजराइल के साथ था, उसमें भी अमेरिका ने जो है ना वो बमबारी की। 180 बच्चियों के कातिल को नोबेल प्राइज के लिए नामजद जो है वो किया जा रहा था। तो बहरहाल अब एक और खबर जो आपके सामने रखनी है। मैंने कहा ना ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, ये जर्नैल थे। ये न समझे कि ये मौलवी थे या ये मीडिया था, ना, ये जर्नैलों का था। ये जर्नैलों ने किया था कि इसको जो है ना वो इमरान खान को कहा जाए। मैं आपको 2000 का किस्सा सुनाता हूं, 2000 का। अब 2000 में इमरान खान का क्या लेना देना था हुकूमतों से? 2000 इमरान खान वजीर आजम कब बनते हैं? 2018 में। अभी 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई, 2000 में
ان کو 23 مارچ والے دن جو ہے وہ مہمان کے لیے بلانا تھا، یعنی کھیلوں کے حوالے سے ان کو ٹی وی پر بلانا تھا۔ تو وہ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا حکومت سے کہ عمران خان کو سپورٹس کی وجہ سے، کیونکہ یوم پاکستان ہے، ٹی وی پہ بلایا جائے، تو مجھے سویلین حکومت کہتی ہے ISPR سے پوچھو۔ یہ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2000 کی۔ مشرف کا کیا بگاڑا تھا عمران نے؟ لیکن پہلے دن سے جو عمران کا موقف تھا، ان کو پتا تھا کہ ہماری یہ جو سلطنت ہے اس میں جو ہے نا یہ سراغ ڈالے گا، عمران کے جیسے بیانات تھے۔ یہ میں 2000 کی بات بتا رہا ہوں کہ ISPR سے پوچھو۔ بہرحال وہ پروڈیوسر کہتا ہے میں نے ISPR کو فون کیا، ISPR کہتا ہے کہ یہ شورٹی کرنی ہے کہ وہ سوائے کھیل کے اور کوئی بات نہ کرے۔ بتائیں، یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں 2000 کا، وہ پروڈیوسر ابھی زندہ ہے کہ مجھے ISPR نے کہا کہ عمران سے کہیں سوائے سپورٹس کے وہ کوئی بات نہ کرے۔ تو وہ پروڈیوسر کہتا ہے میں عمران خان سے ملا، میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری پہ، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، آپ مہربانی کریں اور آپ نے صرف جو ہے نا وہ سپورٹس پہ بولنا ہے، صرف سپورٹس پہ۔ ہاں، عمران خان نے اتنا پروڈیوسر کو کہا کہ میں شوکت خانم پہ 2 لائنیں بول سکتا ہوں، شوکت خانم پہ۔ تو میں نے کہا چلیں جی شوکت خانم پہ آپ 2 لائنیں بول لیں، یہ سٹیٹ چل رہی ہے، یہ ملک چل رہا ہے، اس لیے میں نے کہا نا پہلے زمین واگزار کریں، اس کے بعد اس پہ درخت لگائیں، اس کے بعد اس پہ تمبو اور کناتیں لگائیں۔ اب مثلا خواجہ آصف کے اندر انقلابی جاگ پڑا، یہ کہتا تھا حامد میر کو کہ عمران خان جیل سے اسرائیل کی مذمت کرے، جیل سے، یہ ٹویٹ دکھائیں، ٹویٹ دکھائیں۔ یہ ٹویٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، ٹویٹ بڑا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ٹویٹ ہوتا ہے، وہ اسرائیل کو لعنت قرار دیتا ہے جو کہ درست ہے، وہ اسرائیل کو شر قرار دیتا ہے جو کہ درست ہے، وہ کہتا ہے کہ جن یورپین نے فلسطین کی زمین پر اسرائیل بنایا ان کو جہنم نصیب ہوگی، یہ بھی وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹویٹ وہ 2 ملین کراس کر جاتا ہے، خواجہ آصف کا 2 ملین۔ بات اسرائیل کے وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے، امریکہ میں اسرائیل کے سفیر تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر ٹائمنگ کا ذکر کریں تو ٹائمنگ غلط ہے، ٹائمنگ غلط ہے، کیونکہ اسلام آباد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ انقلابی جنگ کے دوران پیٹ ہیکسیت، وہ بدکار اور شرابی، اس نے 4 سے زیادہ جرنیل فارغ کر دیے، 4 سے زیادہ۔ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس میں شامل تھا، اس کو بھی فارغ کر دیا، وہ بھی وزیر دفاع تھا۔ یہ وزیر دفاع، یہ لنڈے کا انقلابی، عمر دیکھو، بال دیکھو، 50 دفعہ وزیر بن چکا ہے، لیکن یہ گندی نالی کے کیڑے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ یہاں پہ جو قائد محترم ہیں بنجمن نیتن یاہو، ان کے ساسے ہیں بھائی، یہاں پہ کب سے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، بورڈ آف پیس میں ہم شامل ہو گئے، ہم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کھڑکائیں، مشرف کے دور سے کوشش جاری ہے۔ باجوہ جو ہے نا بار بار اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ 1 ارب جو ہے وہ صحافی وہ انکشاف کرتا ہے کہ جب جرنیلوں نے عمران خان کو نکالا، کیونکہ عمران خان فلسطین کشمیر اسرائیل کے خلاف، تو عرب بادشاہوں نے بلا کر جرنیلوں کو شاباش دی، بلا کر کہ کیا کمال کیا ہے عمران کو نکال کے۔ یہ ٹویٹ برداشت ہوتا جو 2 ملین کراس کر گیا، وہ بھی خواجہ آصف کا، اور اتنا بزدل انقلابی کہ لعنت بھیجتا وزارت پہ۔ وہ پیٹ ہیکسٹ بھی وزیر دفاع تھا، یہ بھی وزیر دفاع ہے، کاغذوں میں یہ باس ہے آرمی کا، لیکن گندی نالی کے کیڑے حرام پہ پلے ہوئے۔ باپ نے ساری عمر ضیاء کی پالش کی، یہ اب جنرل عاصم منیر کا پالشی ہے، ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ یعنی قائم رہتا نا،
कायम रहता। अभी ताजा ताजा मिसाल इनके सामने जो है ना वो ईरान की है, लानत भेजता वजारत पे कि मैं कायम हूं। बातें सारी ठीक थी, बातें सारी ठीक थी इजराइल के खिलाफ कि वो लबनान में नस्ल कुशी कर रहा है, उसने इजराइल में नस्ल कुशी की, वो मुजरिम है, बातें सारी ठीक थी। लेकिन फिर ओहदे का खौफ, अभी उनके सामने ईरानियों ने कुर्बानियां दी, उनके सामने 86 साल का अली खामेनेई शहीद हुआ, उनके सामने बांका अली लारेजानी खूबसूरत शहीद हुआ, उनके सामने जो है ना वो फौज के और पासदारान इनकलाब के कमांडर शहीद हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि शबर जैदी कहते हैं कि अगर ये इस्लाम है तो फिर मैं यही वाला मुसलमान हूं। अगर ये इस्लाम है, यहां वाला इस्लाम, वो इब्तिसाम इलाही जहीर आके कहता है, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये मई में इंडिया के साथ हो जाते हैं, ये ईरान और जो है ना वो इजराइल अमेरिका जंग में ये जो है ना वो ईरानी हो जाते हैं, ये कभी क्या हो जाते हैं, कभी क्या। और ये लानती, ये बड़ी दाढ़ी वाला, ये इब्तिसाम इलाही जहीर, ये ट्रंप के नाश्ते में शिरकत कर चुका है। यहां तो इस्लाम ये है, यानी वो जो नाश्ता होगा वो कहां से आया होगा बताएं? वो नाश्ता जो इसने अपने दोज़ख में डाला पेट में, दूसरों को भाषण देते हैं, वो कह रहा है, वो तनकीद कर रहा है। यहां पे तो इस्लाम ये है, यहां पे तो इस्लाम ताहिर शर्मी वाला है, यहां पे तो इस्लाम मुफ्ती मुनीम वाला है। जो भी गोरों की पैदावार है, अहमद रजा खान बरेलवी कब पैदा हुआ, ये अहले हदीस कब आए, कहां से आए, ये देवबंदी इंडिया कहां से आए, ये सारे कहां से आए, इनको किसने बाद में बताया? हमारे सामने तो वो दिन है कि हमने दीन मुकम्मल कर दिया, ये सारे बाद में आ गए अपनी दुकानें लेकर, ये सारे बाद में आ गए, ये यहूदी जंड कहते रहे। और ख्वाजा आसिफ जो है ना वो दौड़ गया, वो लानती इनकलाबी, वो लंडे का इनकलाबी, वो झूठा इनकलाबी। ये इनकलाबी है, एक बूढ़ी औरत की सीट पर कब्जा करके उससे बुरी तरीके से 2018 में उस्मान डार से हारा, बाजवा ने जितवाया, बाजवा की ससुर ने जितवाया। 2024 में उस्मान डार की मां से हारा, सियालकोटी लानत भेजते हैं, थूकते हैं, फिर भी वजीर है, खड़ा हो जाता ना। सुना है नंगी गालियां मिली हैं, नंगी गालियां इस उम्र में। एजाज सैयद कहते हैं नंगी गालियां मिली हैं इसको, ज़हीम लगारी कहते हैं। वो छुट्रोल हुई है इसकी ट्वीट पे कि तुम होते कौन हो ये ट्वीट करने वाले। एजाज सैयद कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ट्वीट करवाया है कि जी आसिम मुनीर जो है ना वो अक्षय कुमार बन रहा है, आसिम मुनीर शाहरुख बन रहा है और इतना हीरो बन रहा है। सारा गंद का टोकरा हमारे सर पर रख दिया, हमारा सियासी कैपिटल जीरो कर दिया, हमें सियासी तौर पे टके टोकरी कर दिया और पूरी दुनिया में हीरो बन रहा है। नवाज शरीफ ने करवाया, ये एजाज सैयद कहते हैं। नवाज शरीफ में भी कीड़ा है, लेकिन फिर इक्तदार, फिर मॉल, फिर बेटी की वजारत आला, उनके बगैर इनकी क्या पहचान है? ये कौन है, ये कौन है, क्या पहचान है इनकी? अब उधर सुना है कि नई रस्साकशी शुरू हो गई है, वो कुकड़ी निकल आया है कि जी मैं पंजाब का वारिस हूं। अब उसमें जो है ना मुख्यमंत्री और हमजा कुकड़ी में सुना है खींचातानी शुरू हो गई है कि जी बाप वजीर आजम है, जिस तरह बाजवा ने बनाया था, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी बाप पे तो उसको वजीर आजम बनाया गया और बेटे पे तो उस वक्त हमजा शहबाज को बनाया गया। इमरान तो उनको सूट नहीं करता, ये तो सारे रल मिलके खाते हैं, रल मिलके। यहां पे इसराइली लॉबी मौजूद है, स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है, वो फौरन हरकत में आई और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नंगी गालियां दिलवाई और उन्होंने ख्वाजा आसिफ से ट्वीट डिलीट करवाया। और जो है ना वो इजराइल कह रहा है कि ये मुल्क जो है ना वो पहले बहाने मांग रहा है, इजराइल पहले बहाने मांग रहा है कि जो है ना वो इस किस्म की कोई बात हो, या फिर ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था कि जंग बंद ही ना हो, मुज़ाकरात हो ही ना। टाइमिंग 100% गलत थी, बातें सारी ठीक थी, तो उसमें स्टैंड करता ना, उसमें स्टैंड करता कि इजराइल है इस तरह, इजराइल ने ये सारा कुछ किया है, नस्ल कुशी की है, उसका वजीर आजम एक मुजरिम है। लबनान में वो बेगुनाह लोगों पे ऐसे ऐसे बम बरसा रहा है,
ऐसे ऐसे बम बरसा रहा है कि वो अडल्ट मूवीज की जो अदाकारा है मिया खलीफा, वो एनको वाली, वो चीख उठी है, वो रो रही थी मीडिया पे। हालांकि उसका पेशा अपनी जगह, कि उसका पेशा क्या है, वो ब्लू फिल्मों की अदाकारा है, लेकिन लेबनान उसका मुल्क है, वो लेबनानी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो जो लानती है, इसका दामाद जेरेड कुश्नर, वो भी लेबनानी है, लेकिन वो यहूदी है। मिया खलीफा चीख पड़ी है, वो रो पड़ी है कि लेबनान के साथ क्या हो रहा है। लेबनान के सब्जे, दरख्तों और खेतों, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मशहूर ये मुल्क था किसी दौर में। ये मुल्क है खलील जिब्रान का, जिसे डॉक्टर इकबाल ने दी प्रॉफिट ऑफ लेबनान कहा था। लेबनान का पैगंबर कहा था खलील जिब्रान को डॉक्टर इकबाल ने। लेकिन ये जिसके जिस्म का कोई बाल अब काला नहीं होगा, वो स्टैंड नहीं कर सका। वो लंडे का और बुज़दिल इनकलाबी साबित हुआ और दौड़ गया जे। इमरान के ट्वीट पे इसने तबसरा किया था, दौड़ गया जे है तो भांड, आपको पता है, जुगते करता है। और फिर इजरायली लाबी यहां पे मौजूद है, वो हमारा नया कायद है, कायदे मोहतरम है। उसकी शान में हम कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं? उसकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो मौजें कैसे करेंगे, मौजें कैसे लूटेंगे, इमरान खान को कैद कैसे रखेंगे, पीटीआई पे जुल्म के पहाड़ कैसे तोड़ेंगे, इलेक्शन कैसे लूटेंगे, मैंडेट कैसे लूटेंगे, $2 अरब की अंपायर कैसी खड़े करेंगे। अगर उसको नाराज कर दिया, उसको नाराज करने का मतलब है बाप को नाराज करना, बाप को नाराज करने का मतलब है अमेरिका को नाराज करना, अमेरिका को नाराज करने का मतलब है खुदा को नाराज करना इनके नजदीक। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।